नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात कर रहे हैं जिनके नाम के साथ ही कई विरोधाभासी छवियां जुड़ जाती हैं। सद्दाम हुसैन। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन के कई पहलू दिखाते हैं। गरीबी में बचपन से लेकर इराक के सबसे ताकतवर इंसान बनने तक का सफर। बिल्कुल। और फिर उनके शासन के अच्छे बुरे दोनों पहलू। और वो नाटकीय अंत भी। तो सवाल यही है, नायक थे या फिर एक क्रूर तानाशाह? चलिए इन्हीं स्रोतों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि सद्दाम का बचपन आसान नहीं था। काफी गरीबी थी और वो सौतेले पिता का दुर्व्यवहार भी सहना पड़ा। अच्छा। उनका नाम सद्दाम, इसका मतलब है जो सामना करता है। और बाद में वो अपने चाचा खैरला तलफा, जो एक राष्ट्रवादी थे, उनके असर में आए और वहीं से राजनीति की तरफ झुकाव हुआ। हाँ, खासकर बाथ पार्टी की तरफ, जो उस समय अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद का एक मिला जुला रूप था। फिर सत्ता तक पहुंचना भी आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1959 में प्रधानमंत्री पर वो जो कातिलाना हमला हुआ, उसमें वो शामिल थे। नाकाम रहा, वो घायल भी हुए। हाँ, फिर मिस्र भागना पड़ा था उन्हें। जी। और फिर 1968 में जब बाथ पार्टी ने तख्ता पलट किया, तब उनकी वापसी हुई। लेकिन वो सीधे टॉप पर नहीं आए। नहीं, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने बहुत धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर के करीबी बनकर पार्टी और सरकार पर पकड़ मजबूत करते गए। और फिर 1979 में जब अल बकर ने इस्तीफा दिया, तब जाके वो राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए, जैसे वो तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण। हाँ, इराक पेट्रोलियम कंपनी का 1972 में ही उसकी भूमिका बनने लगी थी, पर राष्ट्रपति बनने के बाद उसे और बल मिला। इससे इराक के पास बहुत पैसा आया। और उस पैसे का इस्तेमाल भी हुआ। हाँ, हुआ तो। बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए, सड़कें, स्कूल, अस्पताल बने, साक्षरता दर, खासकर महिलाओं की, वो काफी तेजी से बढ़ी। मतलब इराक की एक आधुनिक छवि बन रही थी। बिल्कुल। और सद्दाम खुद को एक मजबूत अरब नेता की तरह पेश कर रहे थे, जो पश्चिमी ताकतों को चुनौती दे रहा हो। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि ये चमक शायद पूरी कहानी नहीं थी। मतलब तेल की दौलत कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह गई। सही कहा। सत्ता सद्दाम के करीबी लोगों, उनके वफादारों के एक छोटे से गुट के हाथ में केंद्रित हो गई थी, जिसने शायद बाद में असंतोष को भी जन्म दिया। हाँ, और फिर वो दूसरा पहलू भी है, सत्ता बनाए रखने के लिए क्रूरता। जी, और वो बहुत भयावह था। राष्ट्रपति बनते ही दर्जनों बाथ नेताओं पर साजिश का आरोप लगाकर मरवा दिया गया। विरोधियों को तो कोई निशानी नहीं छोड़ा जाता था। बिल्कुल। या तो गायब कर दिए जाते थे या मार दिए जाते थे। और फिर 1988 में कुर्दों पर हलबजा में वो रासायनिक हमला, वो तो एक भयानक घटना थी। अपने ही नागरिकों पर रासायनिक हथियार। हाँ, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उनके व्यक्तित्व में भी बड़े विरोधाभास दिखते हैं। एक तरफ वो अपने खून से कुरान लिखवा रहे हैं। हाँ, या इजराइल पर मिसाइलें दाग कर बगदाद में वो मस्जिद बनवाना, जिसकी मीनारें स्कड मिसाइलों जैसी दिखती थीं। उपन्यास भी लिखे उन्होंने। अच्छा, जैसे जबीबा और राजा नाम का एक उपन्यास काफी चर्चा में रहा था। और दूसरी तरफ उन्हीं पर हजारों लोगों की मौत का आरोप। ये समझना मुश्किल है। बिल्कुल। स्रोत ये साफ नहीं करते कि वो खुद इन विरोधाभासों को कैसे देखते थे। क्या ये सब दुनिया को दिखाने के लिए था या वो वाकई ऐसा मानते थे? कहा नहीं जा सकता। छवि बनाने में तो माहिर थे, ये तो लगता है। हाँ, चाहे वो एक धार्मिक नेता की हो या एक मजबूत योद्धा की। उनके फैसलों ने इराक को युद्धों में भी धकेला। 1980 में ईरान पर हमला। हाँ, जो 8 साल तक चला। विनाशकारी युद्ध था वो दोनों देशों के लिए। लाखों लोग मारे गए। और स्रोत कहते हैं कि ये सद्दाम की एक बड़ी रणनीतिक भूल थी। जी, उन्होंने शायद क्रांति के बाद ईरान को कमजोर समझा था, जो वो नहीं था। फिर 1990 में कुवैत पर कब्जा, वो भी एक महंगा पड़ा, बहुत महंगा। उसी के वजह से पहला खाड़ी युद्ध हुआ, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इराक की हार हुई और फिर वो कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, जिसने इराक की अर्थव्यवस्था को लगभग तबाह कर दिया। बिल्कुल। फिर आया 9/11, उसके बाद अमेरिका का रवैया बदला। और 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। हाँ, ये दावा करके कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार WMD हैं, जो बाद में गलत साबित हुआ। पूरी तरह गलत। स्रोत यही बताते हैं, बगदाद पर कब्जा हो गया, सद्दाम सत्ता से बाहर। और फिर शुरू हुई उनकी तलाश। वो ताश के पत्तों वाला डेक याद है? हाँ, अमेरिकी सेना ने बनाया था, बाथ पार्टी के टॉप नेताओं को पकड़ने के लिए। सद्दाम उसमें हुकुम का इक्का थे। महीनों तक तलाश चली। जी। फिर फोकस उनके करीबी बॉडीगार्ड्स पर किया गया और आखिरकार दिसंबर 2003 में हाँ, उनके एक बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम
उसी की निशानदेही पर अमेरिकी सैनिकों ने तिक्रित के पास एक फार्म हाउस में जमीन के नीचे एक छोटा सा बंकर था। स्पाइडर होल कहते थे उसे। हाँ, स्पाइडर होल। बहुत तंग सी जगह थी वो। उसी में से सद्दाम को पकड़ा गया। और उनके पास काफी कैश भी मिला था। हाँ, करीब $7.5 लाख नकद। स्रोत बताते हैं कि पकड़े जाने पर उन्होंने कहा, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का राष्ट्रपति, और मैं बातचीत करना चाहता हूँ। कितना नाटकीय अंत। फिर मुकदमा चला। हाँ, इराकी अदालत में। और 30 दिसंबर 2006 को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी मौत के बाद भी इराक में शांति नहीं आई। बिल्कुल नहीं। स्रोत तो यही दिखाते हैं कि देश अराजकता, शिया सुन्नी हिंसा और फिर आईसिस जैसे आतंकी संगठनों की गिरफ्त में आ गया। आज भी वहाँ हालात स्थिर नहीं है। नहीं, और इराक में आज भी लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग सद्दाम के दौर की स्थिरता को याद करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो उनकी क्रूरता को कभी भूल नहीं सकते। तो फिर वही सवाल, सद्दाम हुसैन आखिर थे क्या? एक आधुनिक इराक बनाने वाले या अपने ही लोगों पर जुल्म ढाने वाले तानाशाह? स्रोत देखकर तो यही लगता है कि शायद वो दोनों थे। उनकी कहानी बहुत जटिल है और इतिहास में उनका नाम हमेशा अलग अलग तरह से लिया जाएगा, कभी गर्व से, कभी नफरत से। ये कहानी हमें सत्ता की ताकत और उसके असर के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। कैसे एक व्यक्ति अपने फैसलों से देश को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हाँ, स्थिरता तो उन्होंने दी, पर उसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। और एक आखिरी सवाल जो शायद हमेशा रहेगा, क्या इतिहास किसी का मूल्यांकन सिर्फ इरादों से करता है या फिर कामों के नतीजों से? सद्दाम की विरासत शायद हमेशा इसी सवाल के आसपास घूमती रहेगी। आज की इस चर्चा के लिए इतना ही।